नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूं और बीएसएससी सीजीएल थर्ड के थ्रू जो है हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो अभी आप लोगों का बीएसएससी सीजीएल 4 का फॉर्म भराया है। एग्जाम जो है इसका जुलाई के बाद होना है। ठीक है, इतना आप लोग निश्चिंत रहिए। अब इस क्रम में है क्या कि एग्जाम का भी आपको पता है कि अगले अभी 5-6 महीने आपके पास वक्त है एग्जाम को लेकर के। तो मेरा जो ये था कि वीडियो के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि आज भी हमने बताया कि अगले 15 दिनों में मैं एग्जाम रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो करीब 70-75 टॉपिक पे अगले 15 दिनों में आपके सामने वीडियो आएगा। ठीक है, तो उसी क्रम में जैसे पिछले वीडियो में हमने बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी तथ्य थे हमारे पड़ोसी देश से संबंधित, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज नेपाल से संबंधित जो भी तथ्य होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उन चीजों को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और वहां पे आपको काफी अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लगातार टेस्ट भी जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप वहां भी जो है चीजों को देख सकते हैं। अभी हमने जितना भी फैक्ट यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है, इस पे जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड प्रिंटेबल फॉर्म में नोट्स जो है आपको एक साथ उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहाँ हमारा जो ग्रुप है उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है पड़ोसी देश से करीब 3 से 4 प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पड़ोसी देश में आज हमने नेपाल को उठाया। ठीक है, आधुनिक नेपाल का इतिहास, इसको हम लोग देखेंगे। बात आधुनिक नेपाल की करें तो आधुनिक नेपाल के एकीकरण की बात करते हैं। तो इसमें जो है एकीकरण को लेकर के शाह वंश के एक शासक हुए। ध्यान दीजिएगा, शाह वंश जो है नेपाल में एक्टिव रहा था। ठीक है, तो शाह वंश के एक शासक हुए जिनका नाम है पृथ्वी नारायण शाह। ठीक, पृथ्वी नारायण शाह जो है गोरखा जो क्षेत्र है वहां के राजा बनते हैं 1743 ईस्वी में। ठीक, और ये जो है उस समय नेपाल कई छोटे छोटे रियासतों में जो है बटा हुआ था। उसको 22 नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसी तरह से फिर गोरखा राजा पृथ्वी नारायण सिंह ने 1768 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1768 ईस्वी में काठमांडू घाटी पर कब्जा करने के लिए इंद्र जात्रा उत्सव के दिन आक्रमण किया। ठीक है, इंद्र जात्रा उत्सव मनाया जाता है नेपाल में। ठीक है, तो उसमें जो है इन्होंने आक्रमण किया और काठमांडू घाटी को, मतलब काठमांडू जो राज्य था उस समय, उसको जो है इन्होंने कब्जा कर लिया उस पर। और जो दिन था इंद्र जात्रा का, वो 25 सितंबर 1768 था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 25 सितंबर 1768, और इसी दिन को आधुनिक नेपाल के स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इस तथ्य को भी आप लोग याद रखेंगे। और जो आधुनिक नेपाल का स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन, ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा काठमांडू पर अधिकार स्थापित कर लिया गया। ठीक, अब एक दो जो फैक्ट है इससे रिलेटेड उसको हम लोग देख लेते हैं। जो पृथ्वी नारायण शाह है, ठीक है, उन्होंने नेपाल के विषय में क्या कहा? उन्होंने बताया कि नेपाल जो है दो बड़े पत्थर, उनका कहना यह था कि नेपाल जो है दो बड़े पत्थर यानी कि दो बड़े राज्य भारत और चीन दोनों के बीच में एक बफर स्टेट है। ठीक है, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में या विदेश नीति में समन्वय की बात कही। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं। शाह वंश में पृथ्वी नारायण शाह आए। ठीक है, और उसके बाद पृथ्वी नारायण शाह के बाद उनके जो पुत्र थे बहादुर शाह, ये आए शासन में। ठीक है, और अब क्या होता है, बहादुर शाह के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। और साम्राज्य विस्तारीकरण के क्रम में
नेपाल का जो क्षेत्र है वह पश्चिम में सतलज नदी यानी हिमाचल प्रदेश तक जो है इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, ठीक है, नेपाल का। और पूर्व में तीस्ता नदी जो सिक्किम में बहती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से सिक्किम तक का क्षेत्र, ठीक है। पश्चिम दिशा की बात करें, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश में जो सतलज नदी बहती है वहां तक, और तीस्ता नदी सिक्किम में। तो जो विस्तारीकरण हो रहा था नेपाल का, इसको देखते हुए अंग्रेजों का जो साम्राज्य था भारत में, उसमें उनको थोड़ा खतरा महसूस हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है, इसी वजह से, इसी साम्राज्य विस्तार के कारण क्या होता है, आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 1816 के बीच। अब ध्यान दीजिए, दो तीन चीजें जो आंग्ल नेपाल युद्ध में नेपाल के परिप्रेक्ष्य से याद रखना जरूरी है, जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो पहला चीज क्या है कि प्रमुख व्यक्तित्व। आंग्ल नेपाल युद्ध में जो प्रमुख नेपाली व्यक्तित्व रहे, उनमें आपको याद रखना है गोरखा कमांडर थे बलभद्र कुंवर और भक्ति थापा। इनकी वीरता काफी चर्चित हुई आंग्ल नेपाल युद्ध के क्रम में। और फिर उसके बाद जो है इस युद्ध की समाप्ति होती है सुगौली की अपमानजनक संधि के द्वारा। नेपालियों ने अंततः हार माना था और उसके बाद सुगौली की संधि होती है। सुगौली की संधि में क्या होता है कि गढ़वाल, ध्यान दीजिएगा, गढ़वाल, कुमाऊं और सिक्किम तथा तराई का बड़ा भाग, जो हिमालय का तराई वाला भाग है, ठीक है, तराई का बड़ा भाग जो है अंग्रेजों को सौंपना पड़ता है। गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम और तराई का बड़ा भाग अंग्रेजों को सौंपना पड़ता है, ठीक है। और ये जो भाग था उस समय के नेपाल का 1/3 भाग था। ध्यान दीजिएगा, कितना भाग था, 1/3 भाग था। अब आगे इसी संधि में एक दो चीजें और होती है कि काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की शुरुआत हो जाती है। ध्यान दीजिए, जो वेलेजली थे, वेलेजली ने जो सहायक संधि की नीति अपनाई थी, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो भी रियासत से या जो भी जिस भी राज्य से सहायक संधि की जाती थी, वहां पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को स्थापित कर दिया जाता था, ठीक है। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखा गया, पहली चीज। दूसरी बात कि इसी सुगौली की संधि के तहत, ठीक है, चूंकि गोरखा सैनिकों से काफी प्रभावित हुए थे अंग्रेज, तो गोरखा सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाना शुरू किया गया, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, राणा शासन 1846 से 1951, ठीक है। समझिए इसको कि आखिर हमने ऐसा क्यों लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मराठा साम्राज्य में देखते हैं, जो राजा थे, राजा की शक्ति धीरे धीरे घटती है और जो प्रधानमंत्री होते हैं या पेशवा होते हैं, धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ती है और आगे चल के पेशवा का जो पद है वो वंशानुगत हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे इस तरह से कि राणा शासन की जो शुरुआत हुई है वह जंग बहादुर कुंवर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जंग बहादुर कुंवर जो है वो उस समय जो राजा थे, राजा सुरेंद्र, उनके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और आपस में दरबारियों में लगातार जो है इस वर्चस्व को लेकर के लड़ाइयां होती रहती थी। इस लड़ाई में किनकी विजय होती है, तो वो होती है जंग बहादुर कुंवर की, ठीक। और जंग बहादुर कुंवर जो है प्रधानमंत्री के पद को वंशानुगत बना देते हैं। राजा नाम मात्र के राजा रह जाते हैं, बाकी सारी शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राणा शासन की कुछ विशेषताएं रही है। पहली विशेषता अलगाववाद। अब ध्यान दीजिएगा, अलगाववाद से यहाँ मेरा कहना यह है कि नेपाल के जो लोग थे उनको दुनिया के अन्य देशों से, ठीक है, या पड़ोसी देशों से जो है उनका पूरा अलगाव करा दिया जाता है। मतलब नेपाल को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, कि यहाँ के लोगों को बाहरी खबर ना मिले और यहाँ विद्रोह ना हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात,
1857 की जब क्रांति होती है भारत में, ठीक है, तो उस समय वहां के जो राजा थे उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर समर्थन किया। ठीक, इसके एवज में जो है 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों को समर्थन दिया गया, इसके एवज में कुछ क्षेत्र जो है नेपालियों को दे दिया गया। उसी क्षेत्र को नया मुलुक कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, नया मुलुक कहा गया। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे सामाजिक सुधारों की बात करें तो एक जो प्रधानमंत्री आए आगे चल के, उनका नाम है चंद्र शमशेर। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? तो चंद्र शमशेर। उन्होंने 1920 के दशक में, याद रखिएगा, 1920 के दशक में उन्होंने सती प्रथा एवं दास प्रथा का अंत किया या दास प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है, दास प्रथा को अमलिया कहा जाता है, नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? अमलिया। ठीक, तो वीडियो अभी और जारी रहेगा दोस्तों, और इसी क्रम में आगे नेपाल के पूरे जो भी नेपाल से रिलेटेड तथ्य हैं, इसको जो है इसी वीडियो में जो है कंटिन्यू रखा जाएगा। थोड़ा सा आप लोग 2-4 सेकंड वेट कीजिए। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अगला जो पार्ट है नेपाल का, ठीक है, तो इसके पहले जो हम लोग राणा शासन के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, अब समझिए लोकतंत्र का उदय एवं शाह वंश की वापसी। ध्यान दीजिएगा, शाह वंश जो एक समय शासन में था, वहां जो है राजा जब कमजोर पड़े तो प्रधानमंत्री जो है राणा शासन स्थापित किया गया वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा, और उनका ही शासन चलता आ रहा था। ठीक, अब क्या होता है, चूंकि भारत की आजादी हो जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उसके बाद भारत की आजादी होती है, इन दोनों घटनाओं से प्रेरित होकर के नेपाल में भी लोगों ने क्रांति शुरू की। ठीक है, 1951 में। ठीक है, और इसे 7 वर्ष की क्रांति या फिर 7 साल की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे है कि राजा त्रिभुवन राणा की कैद से भागकर भारतीय दूतावास आए और उसके बाद फिर दिल्ली आए। ध्यान दीजिएगा, जो उस समय राजा त्रिभुवन थे, 1951 में नेपाल के राजा कौन थे? त्रिभुवन। और आप जानते हैं कि नेपाल में जो है राणा शासन के अंतर्गत राजाओं की कुछ खास भूमिका नहीं रह गई थी। सरकार की पूरी बागडोर जो है राणाओं के अंतर्गत थी। ठीक है, राणाओं के हाथ में थी। अब क्या होता है, राजा त्रिभुवन जो है 1951 में जब क्रांति होती है तो वो नेपाल में जो भारतीय दूतावास था सबसे पहले वहां जाते हैं, फिर वहां से आते हैं दिल्ली। ठीक, नेपाल में उस समय एक कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, अब क्या है कि भारत ने मध्यस्थता किया और दिल्ली समझौता होता है। ध्यान दीजिएगा, राजा त्रिभुवन जब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में ही भारत की मध्यस्थता से एक दिल्ली समझौता होता है 13 फरवरी 1951 को। ठीक है, अब राजा त्रिभुवन, राणा सरकार और नेपाली कांग्रेस के बीच जो है यह दिल्ली समझौता संपन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या था, दिल्ली समझौता का उद्देश्य था राणा शासन की समाप्ति। ध्यान दीजिएगा, राणा शासन की समाप्ति और लोकतांत्रिक सरकार का गठन। ठीक है, राणा शासन की समाप्ति करनी थी, इस दिल्ली समझौते का उद्देश्य था, और नेपाल में एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन की पहल की गई। ठीक है, तो इसको लेकर के जो है एक, जैसे हमारे यहाँ पे संविधान सभा का भी गठन हुआ था, उसी तरह से जो है लोग इसमें काम करना शुरू किए। सभी लोग मिलकर के एक मंत्रिमंडल भी स्थापित किए, और फाइनली जो है 1959 में एक आम चुनाव होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1959 में जो है पहला आम चुनाव होता है नेपाल में, और वहां के पहले, ध्यान दीजिए, ये फैक्ट जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन हुए? बीपी कोइराला। ठीक है, याद रखिएगा, जो बीपी कोइराला है, ये इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, ये आप जो है इनका फुल नेम है, इसको याद रखेंगे। ठीक, पहला आम चुनाव हो गया, ठीक है, नेपाल में।
नेपाल में जो है एक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार का गठन भी हो गया। अब इसके आगे की चीजें हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, पंचायत काल 1960 से 90, इसे पंचायत काल क्यों कहा गया यह आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। राजा महेंद्र जो है ये राजा त्रिभुवन के पुत्र थे। राजा त्रिभुवन के बाद राजा कौन बनते हैं? महेंद्र। फिर क्या होता है? संसद को भंग कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, राजा महेंद्र क्या करते हैं? संसद को भंग कर देते हैं, जितने भी नेता थे उनको जेल में डाल देते हैं और 1962 में दल विहीन पंचायत प्रणाली लागू करते हैं और पूरी जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो राजा अपने अंदर रखते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि अब नेपाल में कोई भी दल नहीं होगा, दल विहीन पंचायत प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक, आगे देखते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक तरह से तानाशाही जो है राजा महेंद्र के रूप में शुरू की गई। आगे देखते हैं, राजा महेंद्र के बाद वीरेंद्र आते हैं शासन में और वीरेंद्र थोड़े उदारवादी थे। उन्होंने जनमत संग्रह कराया, यानी कि आप इसको इंग्लिश में रेफरेंडम या फिर प्लेबिसाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1980 में जो है यहाँ जनमत संग्रह कराया गया, लेकिन थोड़े अंतर के साथ पंचायत प्रणाली जो है, पंचायत प्रणाली के समर्थन में जो लोग थे वो विजयी हो जाते हैं। ठीक, अब चूंकि इसके तहत जो है एक तानाशाही चल रही थी नेपाल में, अंततः उन्हीं की विजय भी हो गई, लोगों से नहीं देखा गया। तो 1990 में जो है एक आंदोलन होता है। ध्यान दीजिएगा, 1990 में एक आंदोलन होता है और उस आंदोलन के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है, पंचायत व्यवस्था को फिर से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब 1996 में यहाँ ही जो है आंदोलनकारी नहीं रुकते हैं। पूरा 1996 से लेकर के 2006 तक जो है गृह युद्ध शुरू हो जाता है नेपाल में। गृह युद्ध लगातार 10 वर्षों तक चलता रहता है। जो गृह युद्ध में शामिल माओवादी और आंदोलनकारी थे, उनकी मांग थी राजशाही को पूरी तरह से समाप्त करना। ठीक है, इसको लेकर के 2006 तक जो है जनयुद्ध चलता है, यानी गृह युद्ध चलता है। उद्देश्य एक ही था, राजशाही को समाप्त करना और जनवादी गणतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, देखिए 2005 में राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा आपातकाल लागू कर दिया जाता है। ठीक है, 2005 में जो राजा थे वो थे ज्ञानेंद्र, उनके द्वारा आपातकाल लागू कर दिया जाता है और सारी शक्तियां अपने पास रख लेते हैं। इसका रीजन क्या बताया उन्होंने कहा कि क्योंकि माओवादियों के द्वारा गृह युद्ध चल रहा है, देश की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए आपातकाल लाया जाना जरूरी है। ठीक है, आपातकाल लागू किया गया, स्थितियां और बिगड़ गई। 2006 में जो है पूरे देश में हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हुए, हर जगह जो है आंदोलन शुरू हो गए। अंततः 2006 में जो है राजा को माओवादियों तथा आंदोलनकारियों के समक्ष झुकना पड़ा और संसद बहाल की गई। ठीक है, अब देखिए संसदीय व्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। गणतंत्र की स्थापना और नया संविधान। 28 मई 2008 को राजशाही समाप्त की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 28 मई 2008 को जो संसद बहाल की गई थी संविधान निर्माण के लिए, उनके द्वारा पहली बैठक की गई 28 मई 2008 को और उसी बैठक में नेपाल में जो है राजशाही को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से जो अंतिम राजा हुए वो कौन हुए? राजा वीरेंद्र। ठीक है, नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ। तो ये कुछ फैक्ट हमने आपके सामने रखा है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान जो है, नया संविधान, वो बनकर के तैयार होता है, उसे लागू करा लिया जाता है। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं कि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 14 दिसंबर 1955 को नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य
बन जाता है। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन काफी पहले उन्होंने दिया था, लेकिन अंततः 1955 में नेपाल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो नेपाल से संबंधित जो भी तथ्य थे वो जो है आपके सामने है, और आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तभी यहाँ तक पहुंचे होंगे। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप चाहते हैं कि इसका डिटेल्ड में और प्रिंटेबल फॉर्म में नोट्स उपलब्ध कराई जाए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हमारा ग्रुप चल रहा है, उसमें टेस्ट भी लगातार लिया जा रहा है टॉपिक वाइज, और प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का नोट्स जो है लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।